बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स या आयंस को आपस में जोड़ के रखती है। फिर हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड बनने की वजह क्या है, कि एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करते हैं, या कोऑर्डिनेट क्यों करते हैं। उसमें हमने एक ही बात डिस्कस की थी, टू गेन स्टेबिलिटी। कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो जाता है। कुछ ज्यादातर एटम्स सेकंड और थर्ड पीरियड की हमने डिस्कस किया था, वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के बाद स्टेबल हो जाते थे, जिसको हमने ऑक्टेट रूल में पढ़ा था। फिर उसमें जो एक्सेप्शन थी उसको भी हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्ड जिसको हमने कहा था एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो उसकी फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी का जो बिहेवियर है, एनर्जी चेंज है, एनर्जी में जो वेरिएशन है वो क्या होती है। उसको समझने से पहले आपको पहले से थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि अट्रैक्शन के बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना है और रिपल्शन के बारे में, कि जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, केमिस्ट्री में भी यकीनन पढ़ा है, और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब अट्रैक्शन जब होती है ऑपोजिट चार्जेस में तो उसमें एनर्जी का क्या जो है वो रोल होता है, और जब रिपल्शन होती है सिमिलर चार्जेस, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, तो उनमें एनर्जी का जो है वो क्या रोल होता है, ये हमने इसमें डिस्कस करना है। तो हमने ये, चूंकि आपको पता है ऑलरेडी कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इससे क्या होगा कि जब भी अट्रैक्शन हो, याद रख लें, मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग का जो मॉडर्न थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उसके मुताबिक बॉन्ड फॉर्मेशन, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन या कोई भी एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब अट्रैक्शन होती है, तो उससे क्या होता है, डिक्रीज इन एनर्जी। मतलब जब भी दो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इससे पता चला अट्रैक्शन जो होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, और केमिकल बॉन्ड भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये बात आपने याद रखनी, इसको हम यूज करेंगे। अच्छा, इससे पता चला कि जब भी दो एटम शेयरिंग करते हैं या बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है। अब अट्रैक्शन होने का मतलब डिक्रीज इन एनर्जी, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इससे ये पता चला जब भी कोई दो एटम आपस में केमिकल बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं तो इसका मतलब वो क्या करते हैं, डिक्रीज इन एनर्जी, मतलब वो लो एनर्जी पे चले जाते हैं, और लो एनर्जी पे जाने से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। क्या मतलब, स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स। जितनी ज्यादा लो एनर्जी पे जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस के बाद, अट्रैक्शन के बाद जितनी ज्यादा वो लो एनर्जी पे जाएंगे उतनी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी, और जितना ज्यादा हाई एनर्जी पे जाएंगे यानी कि एब्जॉर्प्शन कर लेंगे उतना ही वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल होंगे। जैसे कि आप देखें, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होती है, रिपल्शन होती है, और रिपल्शन के नतीजे में इंक्रीज इन एनर्जी होती है। सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, और उसका एनर्जी का जो सिस्टम का टेम्परेचर है या एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक। तो दो बातें याद रखनी है, जो अट्रैक्शन होगी तो एक्सोथर्मिक, और अगर रिपल्शन हो तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। इसको हम इस तरह से एक मिसाल देता हूं आपको, इस तरह समझे आप, कि दो लोग आपस में जो है वो लड़े हुए हैं या अनस्टेबल है, उनको आप सुलह करवाते हैं तो उनको गले मिलने के लिए कहते हैं। जब वो गले मिलते हैं और इस नीयत के साथ कि हम सुलह कर रहे हैं, अपना गुस्सा, अपना जो एनर्जी दिमाग में एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने रखी हुई है उसको हम निकाल दें और आपस में गले मिलके अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो कूल डाउन हो जाते हैं, लो एनर्जी पे आकर उनकी दोस्ती हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। और वो कूल डाउन होने का मतलब डिक्रीज इन एनर्जी, और डिक्रीज एनर्जी का मतलब स्टेबल हो गए। अब अगर ऐसा होता है कि दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं तो उनमें रिपल्शन होती है, और लड़ाई करने से सिस्टम
दो खानदानों में, दो दोस्तों में लड़ाई करने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज इन एनर्जी हो जाती है। इसको इस मिसाल से आपने समझना है कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब वो कूल डाउन होंगे, डिक्रीज इन एनर्जी से कूल डाउन होंगे, वो लो एनर्जी पे जाएंगे। और अगर उनमें रिपल्शन होती है तो उनके दरमियान दोस्ती या बॉन्डिंग नहीं होगी, वो उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। एनर्जी हाई होने से उसकी स्टेबिलिटी कम, यानी कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। इससे ये बात तो तय हो गई कि अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है तो इसका मतलब है इसमें स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी होने का मतलब ये लो एनर्जी पे आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि जब दो हाइड्रोजन एटम करीब आते हैं तो क्या सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस ही उनके दरमियान होती हैं या रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं? तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो उसका 1 एटॉमिक नंबर का मतलब है एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और न्यूक्लियस से बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखें, जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो हम देखना चाहते हैं कि क्या सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस होने से बॉन्ड बन जाता है या रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। तो यहाँ देखें आप, मैंने शो किया हुआ है कि एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं कि इसके दरमियान और इसके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको मैंने कह दिया A1। इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है A2। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस 2 हो गई। फिर इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हमने कह दिया A4। इसी तरह ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये A3। तो ये टोटल कितनी फोर्सेस हो गई? 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ एग्जिस्ट करेंगी जब दो एटम करीब आएंगे। अब हम बात करते हैं कि रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। तो रिपल्सिव फोर्सेस इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान होगी, इसको मैंने कह दिया R1। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान भी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, तो इसको मैंने कह दिया R2। तो इसका मतलब ये हुआ रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है? 2। और अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी है? 4। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जब होंगी तो मैंने क्या पढ़ाया था? डिक्रीज इन एनर्जी होगी। तो 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और 2 रिपल्सिव फोर्सेस हैं। रिपल्सिव फोर्सेस से उनकी एनर्जी में इजाफा हो गया 20, क्योंकि मैंने कहा था जहां रिपल्शन होगी इंक्रीज इन एनर्जी होगा, तो यहाँ इंक्रीज इन एनर्जी कितना हुआ? 20। अब यहाँ 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस से और अट्रैक्टिव फोर्सेस से डिक्रीज इन एनर्जी होगी, तो 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस होने से उनकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी जैसे इसकी निस्बत जो कि 2 रिपल्सिव फोर्सेस से इंक्रीज होनी थी। तो मैंने मिसाल दी है, ये डाटा मैंने मिसाल के लिए लिया है। तो 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस से वो लो एनर्जी पे जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन क्या लेके जाता है? डिक्रीज इन एनर्जी पे, लो एनर्जी पे लेके जाता है, तो फिर तो सिस्टम स्टेबल होगा ना। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब केमिकल बॉन्ड बनना है, और केमिकल बॉन्ड बनने का मतलब स्टेबिलिटी होनी है, स्टेबिलिटी होने का मतलब लो एनर्जी पे आना है, लो एनर्जी होने का मतलब ही सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब यहाँ पे देखें कि 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस के होने की वजह से उसने 50 एनर्जी रिलीज की और वो लो एनर्जी पे आ गया, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फर्स्ट करें यहाँ पे बन गया, और उसने 50 एनर्जी रिलीज कर ली, सपोज कर रहा हूं मैं। और 2 रिपल्सिव फोर्सेस जो थी उसके क्रॉस उन्होंने 20 एनर्जी गेन की। तो नेट हमारे पास देखें रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है, क्योंकि जब दो एटम करीब आएंगे साइमल्टेनियसली अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इस केस में डोमिनेट कर जाएंगी तभी तो बॉन्ड बनेगा, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा, सिस्टम की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी एंडोथर्मिक की वजह से, और जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। लेकिन यहां हम ये कह रहे हैं कि बॉन्ड बन जाता है, तो बॉन्ड बनने के लिए हमको ये माननी पड़ेगी बात कि अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर डोमिनेंट है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस -50 के बाद रिलीज कर रही है एनर्जी और रिपल्सिव में 20 गेन कर रहे हैं, तो नेट निकालो -50 + 20, क्या आंसर आएगा? -30। इससे पता चला जब दो एटम हाइड्रोजन के करीब आते हैं उनमें रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस 2 होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस 4 होती हैं, और वो डोमिनेंट होती हैं, जिसका मतलब ये हुआ सिस्टम ओवरऑल रिपल्सिव फोर्सेस से तो इंक्रीज करेगा, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो डिक्रीज इन एनर्जी पे जाएगा, ज्यादा डिक्रीज इन एनर्जी पे जाएगा, जिस वजह से सिस्टम लो एनर्जी पे आ जाएगा। और लो एनर्जी पे आने का मतलब है सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम इसको जो है कहते हैं
क्या फर्ज करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। जब ये एटॉमिक फॉर्म में थे तो इनकी एनर्जी को हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो एनर्जी है जब इंडिपेंडेंट स्टेट में थे तो ये हाईली हाईली अनस्टेबल थे, और अनस्टेबल की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो थी। हम क्या करते हैं, इनको करीब लेके आना शुरू कर देते हैं। तो जब इनको करीब लाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जितना करीब करते जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस बनना शुरू हो जाएंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट जब होंगी तो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये ग्राफ एनर्जी का नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस कम कर रहे हैं आप, दो देखें यहाँ दो एटम के दरमियान डिस्टेंस फर्ज कर लें 1000 पिकोमीटर था। पिकोमीटर पता क्या होता है, पिको कहते हैं 10⁻⁻12 को कहते हैं पिको। तो हम फर्ज कर ले 1000 पिकोमीटर था, तो ये बहुत दूर थे, इनकी एनर्जी जो थी वो कोई एनर्जी नहीं थी, इसके पास जीरो एनर्जी थी। क्या कहेंगे इसको, इसकी एनर्जी जीरो थी। जब जीरो एनर्जी थी तो इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्शन नहीं थी। जो ही करीब आए अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होना शुरू हुई। देखें यहाँ दूर है तो एनर्जी भी जो है वो उनकी जीरो हमने सपोज करो यहाँ से लिया है। अब करीब कर दिया, जो ही करीब करेंगे एनर्जी थोड़ी कम हो गई, और करीब किया एनर्जी और कम हो गई, और करीब किया एनर्जी और कम हो गई, क्योंकि करीब करने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। फर्ज करें यहाँ 10% बॉन्ड बना है तो एनर्जी इतनी कम हुई, यहाँ 20% बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे एनर्जी और कम हो गई, क्योंकि जितनी बॉन्ड फॉर्मेशन में इजाफा होने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस में इजाफा हो रहा है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस में इजाफा होने का मतलब एनर्जी डिक्रीज कंटिन्यूसली होती जाएगी। यहाँ डिस्टेंस आपने और 100 पिकोमीटर के करीब सपोज कर लिया है, और एनर्जी और कम होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होती जा रही है, 70% फर्ज करें बॉन्ड बन गया है। इधर आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ आपने डिस्टेंस और कम कर दिया, 80 पिकोमीटर के करीब आ गए हैं, फर्ज करें यहाँ 90% बॉन्ड बन चुका है, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो गई हैं, और यहाँ पे देखें एक ऐसे डिस्टेंस पे हम पहुंच गए जहां पे लोएस्ट एनर्जी पे आप पहुंच गए। लोएस्ट एनर्जी का मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आप पहुंच गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये बन चुका है, जितनी लोएस्ट एनर्जी पे मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वो डिस्टेंस है जहां पर जो दोनों एटम्स लोएस्ट एनर्जी पे स्टेबल रह रहे हैं। ऐसे डिस्टेंस जिस पर दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, जिस पर वो लोएस्ट एनर्जी पे आ जाएं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आ जाएं, ऐसे डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, जो कि 75.4 पिकोमीटर है, या इसको बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम है कंप्रोमाइज डिस्टेंस, यानी कि वो डिस्टेंस जहां पे दो एटम्स सबसे लोएस्ट एनर्जी पे रहते हुए केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस या कंप्रोमाइज डिस्टेंस। ये बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक हम आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये बॉन्ड बन चुका है, इसके बाद क्या हुआ, आप इसको देखें कि कहते हैं इससे भी ज्यादा आप करीब करने की कोशिश करें। क्या 75.4 पिकोमीटर से भी नीचे हम 70 पिकोमीटर डिस्टेंस करना चाहते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। तो याद रखें ऐसा नहीं होगा। क्यों, जब ज्यादा करीब करेंगे, इसकी मिसाल को ऐसे समझें कि दो लोगों के दरमियान लड़ाई हुई थी, आप उनको सुलह करवाने के लिए आपने गले मिलाया कि अपने दिमाग से एक दूसरे के खिलाफ जो गुस्सा है वो निकाल दो, कूल डाउन हो जाओ। तो गले मिलने के लिए जब वो गले मिले तो एक बंदे ने उसको कस के दबाना शुरू कर दिया। जब उसने कस के दबाना शुरू कर दिया, उसकी पसलियों में जब तकलीफ हुई तो उसने कहा कि मैंने तुमसे सुलह नहीं करनी। वो जो सुलह वाला पहलू था वो नफरत में दोबारा बदल जाएगा, वो जो दोस्ती होनी थी वो दोबारा नफरत और दुश्मनी में बदल जाएगी। मतलब सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम और रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी। ये जो न्यूक्लियस की रिपल्सिव फोर्स थी करीब आने की वजह से, जैसे आप किसी को हाथ भी मिलाते हैं दोस्ती के लिए, तो जब हाथ मिला के उसके हाथ को आप दबाने शुरू कर देते हैं तो उसकी उंगलियों में जब तकलीफ होती है तो वो आपसे हाथ ऐसे झटकता है, छुड़वाता है कि भाई मैंने तुमसे सलाम नहीं करना। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस होगी। वो हाथ मिलाने का काम दो लोगों को करीब लाने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स वाला है, लेकिन एक बंदे ने जब उसको दबाना शुरू कर दिया, ज्यादा करीब ला के उसको दबाना शुरू कर दिया, तो वही दोस्ती दुश्मनी में, रिपल्शन में बदल गई। सेम इसी तरह जब यहाँ
इस बॉन्ड लेंथ के डिस्टेंस से ज्यादा करीब लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दो एटम्स एक दूसरे को रिपेल शुरू कर देंगे। तो रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर डोमिनेट कर जाएंगी। तो सिस्टम जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, उसकी स्टेबिलिटी कम, यानी कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होने से सिस्टम की एनर्जी देखें यहां पे इस तरफ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक से वक्त आएगा कि सिस्टम हाईली हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। वो बॉन्ड जो बना भी होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा। इससे पता चला कि आप एक खास डिस्टेंस पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जिसको हम बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस या कंप्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं। और जो इस बॉन्ड पे यहां से लेके यहां तक आने में जो सिस्टम ने एनर्जी को डिक्रीज किया है, एनर्जी को डिक्रीज किया है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जब हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बना, अट्रैक्टिव फोर्स बनी, उसने जो एनर्जी यहां से यहां तक आते हुए उसने जो एनर्जी रिलीज की वो कितनी है, 436.45 किलो जूल्स पर मोल। तो एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो यहां से यहां तक सफर जो तय करते हैं वो इतनी एनर्जी एक्चुअली रिलीज करते हैं, और इस एनर्जी को भी हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। और ये एनर्जी उन्होंने क्यों रिलीज की, स्टेबल होने के लिए। असल बात जो समझानी है, हमने पढ़ा था कि कोई एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए उसने क्या किया, एटम जिस एनर्जी पे थे, किस एनर्जी पे थे, जीरो, तो जीरो से उन्होंने इतनी एनर्जी मजीद लो एनर्जी पे चले गए, फिर जाके इस मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो स्टेबल रह सकते हैं। क्योंकि जितना सिस्टम लो एनर्जी पे होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एटम्स की निस्बत 436 की एनर्जी से ज्यादा स्टेबल है, या ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की निस्बत 436 की एनर्जी के फर्क से अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल और ये लो एनर्जी पे आ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्टेबल हो गए हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि केमिकल बॉन्ड तो जो होता क्या है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। केमिकल बॉन्ड के दौरान जो एनर्जी चेंज है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एनर्जी रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो याद रखें बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने से सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सिस्टम से बना यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हम बना रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दुआ में याद रखें, इसको अच्छी तरह रीड करें। अल्लाह हाफिज।